हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज। इस सीरीज में हम ऑलरेडी दो बुक्स कवर कर चुके हैं, ओसवाल की और अरिहंत की। अब हम एजुकार्ट बुक को सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सोल्व करेंगे आज चैप्टर 3 के अंदर आने वाले एमसीक्यूज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय लगा रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशंस का पेयर अगर कंसिस्टेंट है तब लाइंस कैसी होंगी। देखो, ये पूरा का पूरा गेम मैं आपको इसी एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, जितना भी गेम है। देखो, सबसे पहले केस आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं, इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन इसका होगा। कंडीशन होती है a1 बाई a2, b1 बाई b2 नॉट इक्वल होते हैं। ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है कि ये नॉट इक्वल होंगे। c1 बाई c2 को चेक भी नहीं करना, उसको आप देखो भी मत। दूसरा केस आ जाओ आप पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस, अगर लाइंस इस तरीके से पैरेलल हो तब क्या है, इसका नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 बाई a2, b1 बाई b2 ये इक्वल होते हैं, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होता। अब आ जाते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस पर। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन जो एक के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए, ऐसे के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन होती है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं इसके अंदर। अब जिनका भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ऐसी इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। देखिए, इसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन निकल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो ये दोनों मिलकर कहलाती है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और ये जो बच गई पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कहलाती है इनकंसिस्टेंट, ये कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। तो आप पूरा गेम समझ गए होंगे। इसके ऊपर 100% बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब देखते हैं हम। तो कंसिस्टेंट कौन कौन सी होंगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। मतलब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, पहले दो रेशियो इक्वल है। x से 5x बन गया 5 टाइम्स, तो 2y से 10y बनना चाहिए 5 टाइम्स, रेशियो तो सेम ही है। तो k की वैल्यू 10 होगी। बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बबल फिल करने के लिए पेन उठाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The value of k for which the system of linear equations has no solution, again parallel line वाला केस आ गया। इसमें भी inconsistent पूछा था, parallel line होता है, इसमें no solution, parallel line है। ये x से 2x डबल हो रहा है, तो y से 2y होगा ना ये, कि तो k 2 के इक्वल हो गया, k 2 के इक्वल हुआ, तो d इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, d इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। देखो, ये इसमें भी आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। एक्स एक्सिस एक लाइन है, लाइन, हर एक लाइन की एक इक्वेशन होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। और जब भी हम किसी का ग्राफ बनाते हैं, किसी लीनियर इक्वेशन का, अगर हम ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं जिसके अंदर x नहीं है, x नहीं है, तो वो x के पैरेलल बनेगा। ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं जिसके अंदर y नहीं है, तो वो y के पैरेलल बनेगा। अब देखते हैं ये वाला,
y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस की बात कर रहा है। दूसरा है y इक्वल टू -7, y -7 मान लो यहां पर है। पैरेलल किसके बनेगा? y, x नहीं है इसमें, x नहीं है तो x के पैरेलल लाइन बनेगी, ये x के पैरेलल लाइन बन जाएगी। यानी कि पैरेलल लाइन है, एक तो ये वाली लाइन की बात कर रहा है x एक्सिस की और दूसरा इस वाली लाइन की बात कर रहा है। पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, यानी कि हम समझ गए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस। ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया, उसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। x इक्वल टू ए, y नहीं है, y के पैरेलल बनेगा। कहां बनेगा? जहां भी x a होगा। मैं ये मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस x का a है, तो ये a डिस्टेंस पर y के पैरेलल बनेगा। इस इक्वेशन में x नहीं है, x के पैरेलल बनेगा। कहां पर? जितना y है, y b के इक्वल जहां भी हो जाएगा वहीं ये x के पैरेलल बन जाएगा। दोनों लाइन कैसी हैं? दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? एक्स ए और वाई बी, यानी कि ए कोमा बी पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p will be the lines represented by the following pair of linear equations be parallel। पैरेलल का केस फिर से आ गया, ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है। ये रेशो तो इक्वल है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। हमने यही तो पढ़ा है, पहले तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं। तो तीसरा डबल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि पहले दो डबल हो रहे हैं, ये डबल नहीं होना चाहिए। यानी कि p की जगह 10 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल, फिर से पैरेलल का केस आ गया, देन k की वैल्यू निकालो। ये 3 है, ये 5 है, रेशियो बना 3:5 का। ये 2k है, सॉरी ये x वाला लेना था मुझे, ये 3 है, ये 2 है, x वाला 3/2, और ये 2k है और ये 5 है, 2k/5। ओके, k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 5 3 जा 15 इक्वल टू 4k, k की वैल्यू आ गई 15/4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस की बात कर रहा है, और x इक्वल टू -4, इसमें y नहीं है तो ये भी y के पैरेलल। अब देखो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यहां से हमें डायरेक्ट पता चल गया। आप चाहो तो ग्राफ से कंफर्म कर सकते हो, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की बात कर रहा है, और x इक्वल टू -4, जहां x -4 होगा वहां y के पैरेलल, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो नो सॉल्यूशन हो गया इसका करेक्ट आंसर, नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस। डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट वाला ही केस है, डिपेंडेंट और कोइंसिडेंट सेम केस है। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो सकती है? जिसमें भी रेशियो इक्वल हो जाए वही सेकेंड। -5 से 10 बना, -2 मल्टीप्लाई हुआ, इधर 2 हो गया, ये नहीं हो सकता। सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी रेशो सेम रहेंगे, तीनों रेशो सेम रहने चाहिए। -5 से -10 2 मल्टीप्लाई हुआ, इधर -2 मल्टीप्लाई हुआ, ये भी नहीं हो सकता। फिर -5 से -10 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 7 से 14 2 मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये इक्वल टू में है, इसको भी पहले इक्वल टू में लेके जाओ। इक्वल टू में अगर मैं लेके जाता हूं तो -4 बनेगा, अगर मैं इक्वल टू में लेके जाता हूं तो -4 बनेगा। इधर 2 है, अब इधर -2 मल्टीप्लाई हो गया। देखो इधर 2 हुआ, 7 में भी 2 हुआ, लेकिन 2 में -2 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि आंसर डी बच गया इसका। चाहो तो अब चेक कर सकते हो, -5 से 10, -5 से 10 -2 मल्टीप्लाई हुआ, 7 से -14 -2 मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल हो गए। और 2 से -4
ये भी इक्वल हो गए क्योंकि -2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, a pair of linear equations which has a unique solution x equal to 2 and y equal to -3 पुट करके देख लो किसमें 2 और 3 सेटिस्फाई होता है। मैंने 2 रखा, -3 रखा, -1 आ रहा है, बिल्कुल इसमें सेटिस्फाई हो गया। यहां रख के देखते हैं, 2 2 जा 4, ये +9 बनेगा, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। इसके अंदर हम रख के देख लेते हैं, 2 2 जा 4, -15, ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। इसमें रख के देखते हैं, 4 ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो इसमें रख के देखते हैं 2 और +12 14 -14 0, इसमें तो हो गया। इसमें और रखते हैं, 5 2 जा 10 +3, 10 +3 13 -13 0, ये भी हो गया। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है, दो आंसर थोड़ी हो सकते हैं। यहां पर ध्यान देना है, विच एज ए यूनिक सॉल्यूशन, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है सेकंड वाले का? नहीं बन रहा, इसीलिए सेकंड में मुझे ये बात दिख गई थी, इसीलिए मैं आगे चेक करना शुरू किया। अगर सेकंड में यूनिक सॉल्यूशन होता तो मैं आगे चेक ही नहीं करता। कैसे नहीं है यूनिक सॉल्यूशन? देखो भाई, 2/4 मैंने 2 और 4 का रेशियो लिया, फिर 5 और 10 का रेशियो लिया, वो भी 1/2 आ रहा है, और फिर मैंने -11 और -22 का रेशियो लिया, वो भी 1/2 आ रहा है। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि बी ऑप्शन। इसको क्लियरली समझ लें। कई बार सीबीएसई ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्योंकि जब पहले सेकंड सही हो गया तो अधिकतर स्टूडेंट ट्राई नहीं करेंगे आगे करने की, सेकंड पे ही टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है कि कहीं ये यूनिक सॉल्यूशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ ये इनफाइनाइट का केस बन रहा है, इनफाइनाइट वाला नहीं लेना, यूनिक पूछा है, यूनिक वाला ही लेंगे, यूनिक वाला ही हम लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11, x equal to a and y equal to b is the solution of equations this and this, then a और b क्या होगा? चेक कर लो किसका डिफरेंस 2 आ रहा है और किसको ऐड करके 6 आ रहा है। इसमें से ये माइनस किया तो -2 आ रहा है, ये नहीं ले सकते। इसमें से ये माइनस किया तो 2 आ रहा है। अब चेक करो क्या ऐड करके 4 आ रहा है? ऐड करके 4 नहीं आ रहा। इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आ रहा है, क्या ऐड करके 4 आ रहा है? यस, सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। खाली इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दी बस, इक्वेशन वैल्यू उठाई, इक्वेशन के अंदर रख दी, इक्वेशन सेटिस्फाई, दैट्स ऑल, बस इतना ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, the value of k for which the pair of linear equations this and this have infinitely many solutions, बहुत सारे solutions हैं, सारे के सारे रेशो, तीनों रेशोज इक्वल, यानी कि k/1 इक्वल टू 1/k इक्वल टू k²/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर पहले, तो k² इक्वल टू 1 आ गया, k की वैल्यू ±1 है। अब अगर मैं इन दोनों को देखता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इधर बन रहा है k³ इक्वल टू 1, यानी कि k की वैल्यू 1 है, -1 नहीं होगी यहां से। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज हमें लेनी है, 1 कॉमन वैल्यू लेनी है, +-1 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, ओनली +1 होगा, ओनली +1। कंफ्यूज मत होना, दोनों ये इसको तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी और -1 भी, लेकिन इसको सिर्फ 1 कर रहा है। अगर हमने -1 रख दिया तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, यहां नॉट इक्वल हो जाएगा, और नॉट इक्वल हुआ तो ये पैरेलल का केस बन जाएगा। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, सिर्फ 1 लेना है, 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ax प्लस बी वाई ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल है, bx प्लस ए वाई 0 के इक्वल है, देन x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप डायरेक्ट भी गैस कर सकते हो, डायरेक्ट गैस कर सकते हो कि इसके अंदर x, देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र कैसे बन सकता है? x को अगर मैं a ले लूं तो ये a स्क्र बन गया,
y को अगर मैं b ले लूं तो b स्क्वायर बनेगा, लेकिन माइनस चाहिए तो मैं y को अगर माइनस b ले लूं तो ये माइनस का b स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब x a और y माइनस b, अच्छा रख के देख लो इसके अंदर सेटिस्फाई करता है कि नहीं। b इंटू एक्स, एक्स क्या है a, यानी कि ए बी बन गया, और a इंटू माइनस बी यानी कि माइनस ए बी बन गया, जीरो आ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। गैस करने से निकल गया। अगर आप गैस नहीं कर पाते हैं तब कैसे करेंगे? अब तो निकल गया x प्लस वाई कितना होगा, a माइनस बी होगा, यानी कि सी आंसर। लेकिन अगर हम गैस नहीं करते हैं और तरीका लगाते हैं तो हम कौन सा तरीका लगाएंगे वो भी जरा देख लें आप। मैंने आपको जो ओसवाल और अरिहंत की सीरीज करवाई है उसके अंदर मैंने ये बात आपको क्लियरली बताई है कि जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि x के साथ इधर a है और y के साथ b, इधर उल्टा हो गया, y के साथ a है और x के साथ b, जब भी ऐसा होता है तो x और y की वैल्यूज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इनको एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो इन्हें ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ए एक्स प्लस बी वाई, ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, इधर बी एक्स प्लस ए वाई जीरो है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इधर बना ए एक्स प्लस बी एक्स यानी कि ए प्लस बी इंटू एक्स, बी वाई प्लस ए वाई यानी कि ए प्लस बी इंटू वाई, और इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉमन ले लो यहां से और इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, इधर a प्लस बी मैंने डिवाइड किया, कट हो गया, x प्लस वाई डायरेक्ट निकल आया, a माइनस बी, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, a माइनस बी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो एजुकार्ट के एमसीक्यूज दिए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओसवाल के और अरिहंत के ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उनके अंदर काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है तो वो ओसवाल और अरिहंत की सीरीज जरूर देखें। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है आपका ट्रायंगल्स, तो हम ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।